हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 यूपी बोर्ड यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के कुछ विस्तृत उत्तर प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो शुरू करते हैं। 1789 में फ्रांस की क्रांति के परिणामों पर प्रकाश डालिए। आप सभी जानते हैं फ्रांस की विश्व प्रसिद्ध क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी, जो कि विश्व की एक महान घटना थी। इसके बहुत दूरगामी परिणाम हुए थे। सबसे पहला परिणाम यही था कि यूरोप में जो निरंकुश शासन व्यवस्था थी वह व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। मीन्स यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया गया था। इसे आप पॉइंट 4 में ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 2, इस क्रांति की महत्वपूर्ण देन थी महत्वपूर्ण मध्यकालीन समाज की सामंती व्यवस्था का अंत करना। फ्रांस के क्रांतिकारियों के द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा भी की गई थी, जो 27 अगस्त 1789 को की थी, जिसमें मानव जाति की स्वाधीनता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इस क्रांति में समस्त यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास और प्रसार किया गया था। परिणामस्वरूप यूरोप के अनेक देशों में क्रांतियों का सूत्रपात हुआ था। यूरोप में यदि क्रांति की शुरुआत हुई है, राष्ट्रवाद की शुरू हुई है, तो वह फ्रांस ही उसका जन्मदाता माना जाता है। फ्रांस की क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म दिया था। और दोस्तों, इसी क्रांति ने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फ्रांसीसी क्रांति ने मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा प्रदान किया था। नंबर 8 पॉइंट आता है, इस क्रांति ने इंग्लैंड, आयरलैंड और अन्य यूरोपीय देशों की विदेश नीति को भी प्रभावित किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ विद्वानों के अनुसार फ्रांस की क्रांति समाजवादी विचारधारा की स्रोत थी, क्योंकि इसमें समानता का सिद्धांत प्रतिपादित कर समाजवादी व्यवस्था का मार्ग भी खोल दिया था। इस क्रांति के फलस्वरूप ही फ्रांस ने कृषि, उद्योग, कला, साहित्य, राष्ट्रीय शिक्षा और नैतिक गौरव के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की थी। इस प्रकार आप समझ सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या परिणाम हुए थे। अगला प्रश्न है, इटली में एकीकरण का वर्णन कीजिए। यह भी फ्रांस की क्रांति की देन है कि इटली के जो राष्ट्रवादी थे, जो देशभक्त थे, उनके मन में एक विश्वास जगा कि यदि फ्रांस एक हो सकता है, फ्रांस की क्रांति में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो इटली का भी एकीकरण होना अनिवार्य है। इटली में एकता को स्थापित करने के लिए अनेक देशभक्त जैसे मैत्सिनी, गैरिबाल्डी, काबूर और विक्टर मैनुअल को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। मैत्सिनी को इटली की एकता का पैगंबर, गैरिबाल्डी को इटली की सेना का निर्माता और काबूर को एक कुशल राजनीतिज्ञ और विक्टर मैनुअल को इटली का विधायक कहा जाता है। इन्हीं देशभक्तों ने अलग अलग साधन अपनाकर इटली के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योग दिया, जिसका परिणाम हुआ कि स्वतंत्र इटली राष्ट्र का निर्माण हो गया। यदि हम इटली के एकीकरण के इतिहास की बात करते हैं तो उसे हम अलग अलग सोपानों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे प्रथम सोपान वियना कांग्रेस के निर्णय के साथ शुरू हुआ था। इटली यूरोप की भौगोलिक इकाई मात्र रह गया था। जब वियना समझौता हुआ था, उसके दौरान इटली केवल भौगोलिक इकाई रह गया था। इटली का कोई भी राजनीतिक प्रभुत्व रहा ही नहीं था और इटली को छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो गया था। तो इटली के छोटे छोटे राज्यों की जो जनता थी, उसमें राष्ट्रीय भावनाएं आई और उन्होंने अपनी एकता और स्वतंत्रता के वो इच्छुक थे। वो चाहते थे कि हम एक हो, हम स्वतंत्र हो। इसलिए लेकिन इसमें बहुत बड़ी मुसीबत थी, और वो मुसीबत थी इटली के राज्यों के निरंकुश शासक, जो अपनी सत्ता को त्यागने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन फिर भी इटली के देशभक्तों ने राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन शुरू कर दिया, और जिसके लिए उन्होंने अलग अलग संस्थाओं का गठन किया, जिसमें कार्बोनरी संस्था भी एक प्रमुख संस्था मानी जाती है। लेकिन 1848 ईस्वी तक इसको सफलता न मिल सकी और देशभक्त मैत्सिनी ने नेपल्स, सिसिली के विद्रोह को सफल बनाने का भी प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें अपने लक्ष्य में सफलता नहीं मिल सकी। इसी के बाद दूसरा सोपान शुरू होता है, जिसमें गैरिबाल्डी और काबूर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। काबूर भी कट्टर देशभक्त था और उसके कार्यों के विषय में ग्रांट और टेम्परले ने लिखा है कि उसके प्रथम कार्यों में से एक कार्य मिशनरियों का विनाश करना भी था। जिस अर्थ में उस समय उदार शब्द का प्रयोग होता था, उसी अर्थ में काबूर को उदारवादी कहा जाता था। परंतु इटली के एकीकरण ने सबसे अधिक उसका ध्यान अपनी ओर लगा रखा था और अन्य लोगों की नीति का अंतर इस दिशा में था कि वह वास्तविकता में
विश्वास रखता था। शासन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का उसको वास्तविक ज्ञान था। वह जानता था कि इटली को स्वतंत्र केवल उत्साह ही नहीं ला सकता है, जबकि उसको चारों ओर मित्रों की खोज भी करनी होगी। और इसी प्रकार से उसने इटली के चारों ओर मित्रों की खोज करनी आरंभ कर दी और कूटनीति के सभी उपायों को अपनाना आरंभ कर दिया। अपनी कार्यप्रणाली के कारण उसने मैसिनी की कटुता और शत्रुता का सामना भी करना पड़ा, जबकि मैसिनी काबुल की ईमानदारी पर भी संदेह करता था। और उसे मुक्त कराने वाला मंत्री कहता था कि जो अपने स्वामी को यही परामर्श देता हो कि किस प्रकार इटली का एकीकरण रोका जा सकता है। लेकिन काबुल ने अपनी योग्यता में सभी कठिनाइयों को सुलझाया और उसने सार्डिनिया पीडमंट को अपने सुधारों से अत्यधिक संपन्न और शक्तिशाली बना दिया। काबुल ने क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर फ्रांस और इंग्लैंड की सहानुभूति प्राप्त की और नेपोलियन तृतीय के साथ 20 जुलाई 1858 ईस्वी को कोलंबियस का समझौता कर लिया। और इस समझौते से फ्रांस ऑस्ट्रिया को लंबार्डी और वेनेसिया से निकालने के लिए सार्डिनिया को सैन्य सहायता देगा, और यही काबुल चाहता था। सार्डिनिया इसके बदले में फ्रांस को नीस और सेवाई के प्रदेश देगा। इटली की सभी जातियों को संयुक्त करके एकीकरण किया जाएगा और रोम के पोप के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इस समझौते के अनुसार काबुल ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, किंतु युद्ध के मध्य नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया के साथ विलाफेंका की संधि कर ली और विवश होकर विक्टर इमैनुअल को भी ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध की संधि करनी पड़ी। इस प्रकार द्वितीय सोपान में भी कोई खास सफलता इटली को नहीं मिल पाई। तृतीय सोपान। इस सोपान में इटली के एकीकरण करने के लिए मैसिनी और गैरीबाल्डी ने महत्वपूर्ण कार्य किए। सिसिली के विद्रोह से लाभ उठाकर गैरीबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया। रोम तथा वेनेशिया पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उस समय काबुल ने गैरीबाल्डी पर संदेह करके पोप के राज अम्बिरिया और मार्चेज पर अधिकार कर लिया, नेपोलियन को अपने पक्ष में कर लिया। बाद में गैरीबाल्डी और इटली के एकीकरण के लिए नेपल्स, सिसिली और सार्डिनिया के राजाओं को प्रदान कर दिए गए। इस प्रकार इटली के पास पार्मा, मेडोना, टस्कनी भी सार्डिनिया से मिल गए और सार्डिनिया की ताकत और ज़्यादा बढ़ गई। चतुर्थ सोपान। अब केवल वेनेशिया और रोम इटली में मिलने को रह गए थे। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और पर्सिया के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया था, जिसका लाभ उठाकर विक्टर ने वेनेशिया को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अंत में रोम पर आक्रमण करके विक्टर इमैनुअल ने उस पर अधिकार कर लिया, जिस प्रकार 20 सितंबर 1870 ईस्वी को इटली का राष्ट्रीय एकीकरण संपूर्ण हो गया। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि इटली का एकीकरण कैसे कैसे पूरा हुआ। 1848 के बाद जर्मनी की दशा। फ्रैंकफर्ट की संधि की असफलता ने जर्मनी के उदारवादियों की आशाओं पर पानी फेर दिया था। वे सब बहुत निराश हो गए थे और एकीकरण के सभी प्रयत्नों की असफलता ने जर्मनी की राष्ट्रीय भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई थी। 1849 में जर्मन देशभक्त पर्सा के नेतृत्व के जर्मनी का एकीकरण करने का प्रयास किया था, लेकिन पर्सा के राजा ने जर्मनी का ताज ग्रहण करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका विचार था कि ऐसा करते हैं तो उन्हें ऑस्ट्रिया से युद्ध का सामना करना पड़ेगा, और उन्होंने मना कर दिया। तो जब पर्सा का जब मना कर देंगे तो क्या होगा? पुनः शासन की वहाँ पर निरंकुश शासन जो था उसी की प्रणाली शुरू हो गई थी। इसी का दूसरा पॉइंट है पर्सा के राजा का प्रयास। तो पर्सा के राजा थे फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। फ्रैंकफर्ट की जो राष्ट्रीय सभा भंग हुई थी उसके बाद जर्मनी के एकीकरण का प्रयास तो किया उसने बवेरिया, बर्टमबर्ग, हैनोवर, सैक्सनी आदि जर्मन राज्यों से संधि करके एरफर्ट में एक जर्मन संघ का निर्माण किया। ऑस्ट्रिया ने पर्सा के इस कार्य का विरोध किया, क्योंकि ऑस्ट्रिया तो इसका दुश्मन था, और स्थिति यह हो गई कि ऑस्ट्रिया और पर्सा में युद्ध छिड़ जाने की संभावना दिखाई पड़ने लगी। ऑस्ट्रिया के विरोध को देखकर बवेरिया, बर्टमबर्ग, सैक्सनी के राजाओं ने भयभीत होकर जर्मन संघ की सदस्यता त्याग दी। अंत में पर्सा के राजा ने भी नवंबर 1850 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ ओलमुज की संधि कर ली, जिसके अनुसार उसे वियना कांग्रेस के द्वारा निर्मित 39 राज्यों के जर्मन राज्य संघ को पुनः मान्यता देनी पड़ी। इस प्रकार ऑस्ट्रिया का जर्मनी पर पुनः नियंत्रण स्थापित हो गया, लेकिन जर्मनी के देशभक्त यह समझ गए कि पर्सा के राजा जर्मनी के एकीकरण के पक्ष में हैं, परंतु ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण वो जर्मनी का एकीकरण नहीं कर पा रहे हैं, अतः वे ऑस्ट्रिया के समूत बन गए।
और उनकी जो सहानुभूति थी वो पर्सा के राजा के प्रति हो गई। और साथ ही इस समय जो देशभक्त थे जर्मनी के, वो यह भी समझ गए कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया ही उनका विरोध कर रहा है, ऑस्ट्रिया ही उनका शत्रु है। जब तक ऑस्ट्रिया शत्रुता पक्ष में रहेगा तब तक इटली का एकीकरण होना जर्मनी का एकीकरण होना संभव नहीं है। नंबर 3 पॉइंट, पर्सा की शक्ति का उत्थान। पर्सा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ मस्तिष्क की बीमारी के कारण 2 जनवरी 1861 को परलोक सिधार गए और उसका भाई विलियम प्रथम, जो 1858 से रीजेंट का कार्य कर रहा था, वह पर्सा का सम्राट बना। विलियम प्रथम के राज्य और से पर्सा में एक नए युग का आगमन हुआ, क्योंकि विलियम प्रथम जो था ये बहुत साहसी था, अनुभवी था और योग्य सैनिक भी था। गद्दी पर आसीन होने के समय उसकी आयु तो 63 वर्ष की थी, लेकिन उसका जो जीवन था वो युद्धों में व्यतीत हुआ था। इसलिए वो एक बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति था और उसका विचार यही था कि पर्सा की प्रगति सैन्य शक्ति के विस्तार से ही हो सकती है और पर्सा के शक्तिशाली होने पर जर्मनी का एकीकरण हो सकता है। तो विलियम प्रथम ने सर्वप्रथम क्या किया? पर्सा की सैन्य शक्ति का विस्तार करना आरंभ कर दिया और इसी प्रकार 1862 में उसने बिस्मार्क को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। बिस्मार्क का नाम आप समझ गए होंगे। बिस्मार्क बहुत ही योग्य और दृढ़ निश्चय का व्यक्ति तो था ही। जैसे वो प्रधानमंत्री बना तो उसने पर्सा के निम्न सदन की उपेक्षा करके विलियम प्रथम की सुधारवादी योजनाओं को सफल बनाना शुरू कर दिया। बिस्मार्क की नीति के बारे में आप सब जानते हैं। बिस्मार्क रक्त और लौह नीति का अनुगामी था, बहुत साहसी था, निर्भीक था। प्रधानमंत्री बनने के समय वो उसने किसी के समक्ष नकारात्मक न होने की प्रतिज्ञा भी की थी और अपनी योग्यता से ही उसने विलियम प्रथम और संसद के उच्च सदन का समर्थन प्राप्त कर लिया था। राज्य की कार्यपालिका और सेना पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। और बिस्मार्क का द्वारा जर्मनी का एकीकरण। बिस्मार्क महान कूटनीतिज्ञ था। उसने पर्सा का सैन्य संगठन सुदृढ़ करके जर्मनी का एकीकरण करने का निश्चय किया था। फ्रांस को पराजित करने के लिए बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कर दिया और 18 जनवरी सन 1871 को वर्साय के शीश महल में पर्सा के सम्राट विलियम प्रथम को इस महान जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। इस प्रकार बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण पूरा करके यूरोप के इतिहास में एक नवीन युग का सूत्रपात किया। अब यह हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान करने का भाव करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें अपनी एक सामूहिक पहचान बनानी होती है। इसी प्रकार जब फ्रांस में क्रांतिकारी फ्रांस की राजनीति को उत्थान करने के लिए कदम उठा रहे थे या फ्रांस में क्रांति के बारे में सोच रहे थे, उन्होंने यही विचार किया कि सभी लोगों को एक साथ कैसे लाया जाए। तो उन्होंने जो सामूहिक पहचान का भाव पैदा किया, तो उसके लिए कौन कौन से कदम उठाए थे, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला कदम था चित्रों के द्वारा जनतंत्र की कल्पना। फ्रांसीसी में जो चित्रकार थे उन्होंने ऐसे ऐसे चित्र बनाए कि जिनके माध्यम से उन्होंने ऐसे संसार की कल्पना की जो जनतांत्रिक हो, उसमें सभी उम्र, सभी सामाजिक वर्ग, स्त्री या पुरुष, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, समान रूप से भाग ले सके। और वे चाहते थे फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अंत हो। सभी लोग स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों को अपनाए। राष्ट्र की कुछ नई परिभाषा को उन्होंने जन्म दिया। जैसे कुछ दार्शनिक थे, अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्र की नई परिभाषा दी। उन्होंने राष्ट्र को एक लंबे प्रयास, त्याग, निष्ठा का चरम बिंदु बताया और बताया कि राष्ट्र किसी भूभाग को नहीं, उसने किसी भूभाग को राष्ट्र नहीं बताया, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों को ही राष्ट्र बताया कि यदि किसी भूभाग में लोग नहीं है तो वह राष्ट्र नहीं है। इससे जो वहाँ पर रहने वाली जनता थी उनका मनोबल हाई हुआ। सामूहिक पहचान की भावना। फ्रांस में प्रारंभ में ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए थे कि फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा होती। जैसे पिता की भूमि, नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर जोर दिया और जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हुए थे। समानता का भाव। फ्रांस में क्रांति के दौरान ऐसी कई रचनाएं रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और ये सब राष्ट्र के नाम पर किया गया था। एक ऐसी केंद्रीय व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। माप तोल की एक व्यवस्था लागू की गई। जो क्षेत्रीय बोलियां थी उनको हतोत्साहित करके एक जैसी बोली को बोला गया और उसी को राष्ट्र की भाषा, वह राष्ट्र की साझा भाषा बन गई थी। ये कुछ पॉइंट्स थे जो फ्रांस की क्रांति के दौरान किए गए थे। इटली का एक
एक महान विद्वान था या महान देशभक्त था, जूसेपे मैत्सिनी। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि जूसेपे मैत्सिनी कौन था, या उसके बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए, उसके बारे में टिप्पणी लिखिए। तो जूसेपे मैत्सिनी इटली की एकता का पैगंबर था। उसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। उसके पिता एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे और जो बहुत बड़े विद्वान भी थे। उसके पिता को राजक्रांति की बहुत सारी जानकारी थी और बचपन से उन्होंने अपने पुत्र को फ्रांस के क्रांतिकारियों की गाथाएं बहुत अच्छे तरीके से सुनाई करते थे। जब हम किसी कहानियों को सुनते हैं तो उससे प्रेरित होते हैं। इसी प्रकार मैत्सिनी भी बचपन से ही देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना से परिचित हो गया था और उसको प्रेरणा हो गई थी कि वो भी अपने राज्य के लिए कुछ ना कुछ करेगा। जब उसे नेपोलियन बोनापार्ट की विजय का भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, अपने देश के गौरव का ज्ञान हो गया, तो वो अपने देश की खंडित स्थिति को, जिसमें हर वक्त झगड़े होते थे, उसको देख करके दुखी रहता था। इटली की पराधीनता को स्वतंत्रता को बदलने में वह इच्छुक था। इसी को बढ़ते हुए क्रम में 1832 ईस्वी में उसने फ्रांस के मर्सेलिज नगर में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की और इस संस्था में का उद्देश्य जो था वह गणतंत्रीय और राष्ट्रीय आदर्शों का प्रचार करना था। इस संस्था में मैत्सिनी ने इटली के वीर, साहसी, चरित्रवान और सैनिक कार्यों में दक्ष नवयुवकों को भर्ती किया था। इस संस्था में केवल 40 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति ही सदस्य बन सकते थे और सदस्यता ग्रहण करने के समय उन्हें एक शपथ भी लेनी पड़ती थी जो इटली के संबंध में थी। इस शपथ में था कि मैं इटली को स्वतंत्र करवाने और इसमें गणतंत्र की स्थापना करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। इस संस्था ने इटली की जनता में आत्मगौरव, देश प्रेम, नैतिक उत्साह आदि भावनाओं को प्रसार दिया। इस संस्था को ईश्वर और जनता की संज्ञा दी गई। इसके कुछ मुख्य उद्देश्य थे, जैसे इटली के एकीकरण के लिए नवयुवकों में जागृति उत्पन्न करना, गणतंत्र की स्थापना के लिए प्रयत्न करना। और इसमें मैत्सिनी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार इतनी तेजी के साथ किया कि बहुत ही जल्द वह इटली का प्रमुख नेता और सच्चा देशभक्त माना जाने लगा। इन्हीं के आदर्शों से प्रेरणा लेकर के यूरोप के अलग अलग देशों ने भी अपने यहाँ जैसे यंग इंग्लैंड, यंग आयरलैंड आदि संस्थाएं स्थापित की और स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील हो गए। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति की सफलता और घोर प्रतिक्रियावादी मैटरनिख के पतन की सूचना पाकर इटली के क्रांतिकारी बहुत अधिक उत्साहित हुए थे और उन्होंने भी लॉम्बार्डी की राजधानी मिलान में विद्रोह कर दिया। ऑस्ट्रिया की सेना को वहां से भगा दिया था और मैत्सिनी ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। इसी समय पोप के राज्य में भी विद्रोह हो गया था और पोप को भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से भागना पड़ा, जबकि देशभक्तों ने रोम में गणतंत्र की स्थापना की और मैत्सिनी रोम के गणतंत्र का राष्ट्रपति बना और गैरीबाल्डी उसका सहायक बना। लेकिन कुछ समय बाद ही फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय ने एक विशाल सेना भेजकर रोम के गणतंत्र का अंत कर दिया और पोप को वहां पुनः रोम का राजा बना दिया। इसी के कारण मैत्सिनी और गैरीबाल्डी को वहां से भागना पड़ा और वो अपने प्रयासों में सफल नहीं हो सके। मैत्सिनी फिर भी अपने विचारों का प्रचार करता रहा और 1860 ईस्वी में उसके प्रयत्न के फलस्वरूप सिसिली के रीजो, रासनपिल्लो, प्लम्बर आदि स्थानों में क्रांति हो गई। लेकिन इन विद्रोहियों को अपने उद्देश्यों में सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन मैत्सिनी को अपनी कल्पना के अनुसार गणतंत्र की सफलता तो नहीं मिल सकी, लेकिन वह वास्तविक अर्थों में अपने देश की स्वतंत्रता का पैगंबर और राष्ट्र का निर्माता तो था। इसी के साथ एक प्रश्न आता है, फ्रैंकफर्ट संसद। फ्रैंकफर्ट संसद जर्मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की 1848 की क्रांति का जब जर्मनी पर व्यापक प्रभाव पड़ा था तो जर्मन देशभक्तों ने दो उद्देश्य निश्चित किए थे। पहला, जर्मन राज्यों में निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन का अंत करके लोकतंत्र शासन यानी कि गणतंत्र की स्थापना करना, और दूसरा था जर्मनी के अलग अलग राज्यों को संगठित करके जर्मनी का पूर्ण एकीकरण करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जर्मन के देशभक्तों ने मैटरनिख के पतन की सूचना पाकर अलग अलग स्थानों पर क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ कर दी थी। प्रशा के सम्राट फ्रेडरिक विलियम ने अपने राज्य में उदारवादी संविधान लागू करके यह घोषणा की थी कि वह जर्मनी के एकीकरण के लिए पूर्ण प्रयत्न करेगा। इसी घोषणा से प्रभावित होकर अन्य राज्यों के क्रांतिकारियों ने भी अपने अपने राजाओं के समक्ष अलग अलग मांगे रखी थी, जैसे संवैधानिक सरकार की स्थापना, प्रेस और विचार अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता, जर्मन राज्य के लिए एक शक्तिशाली संघात्मक संविधान।
जर्मन के सभी राजाओं ने क्रांतिकारियों की उक्त मांगें स्वीकार भी कर ली थी। उसके बाद जर्मन के देशभक्तों ने 1848 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर एक राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन बुलाया। इसी के नाम से इसका नाम फ्रैंकफर्ट संसद पड़ गया था। इस अधिवेशन में जर्मनी के सभी राज्यों से निर्वाचित 568 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इस सभा का उद्देश्य था संपूर्ण जर्मनी के लिए एक उदारवादी संविधान का निर्माण करना। लेकिन यह सभा अपना कार्य सुचारू रूप से करने में असफल रही, क्योंकि काफ़ी समय तक केवल मौलिक अधिकारों पर बहस करने में ही नष्ट कर दिया था। अंत में एक वर्ष पश्चात राष्ट्रीय सभा ने एक संविधान बनाया, जिसके अनुसार 2 सदन वाली एक व्यवस्थापिका निर्मित भी की गई। कार्यपालिका का प्रमुख पर्सा का सम्राट बनाया गया और जिसका पद वंशानुगत रखा गया। लेकिन जब सभी ने पर्सा के सम्राट को जर्मनी का राजमुकुट ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया, तो उसने ऑस्ट्रिया के भय से राजमुकुट स्वीकार करने से मना कर दिया। इसी प्रकार 3 अप्रैल 1849 को पर्सा के सम्राट की अस्वीकृति ने जर्मनी के जो भी देशभक्त थे उन सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लेकिन पर्सा के सम्राट ने कुछ कारणों से जर्मनी का राजमुकुट ग्रहण करना ठीक नहीं समझा था। उनमें से कुछ निम्न हैं। नंबर 1, पर्सा के सम्राट फ्रेडरिक विलियम का विचार था, जब वह जर्मनी के सम्राट बन जाएगा तो ऑस्ट्रिया से उसकी शत्रुता हो जाएगी, जिससे उसका युद्ध करना अनिवार्य हो जाएगा। पर्सा के सम्राट को जर्मनी का राजमुकुट जर्मन जनता के द्वारा मिल रहा था, अतः वह इसे क्रांतिकारी भावना से युक्त समझता था। क्राउन ऑफ सेंट, वह सोचता था कि ये योग्यता के लिए नहीं है, जबकि जो जर्मन की जनता क्रांतिकारियों से डर से है, उस डर से मुझे मुकुट दे रही है। राष्ट्रीय सभा ने जर्मनी के लिए 1849 ईस्वी का जो संविधान बनाया था, उसमें राजा के अधिकारों को काफ़ी सीमित कर दिया था, क्योंकि यह संविधान उदारवादी था। इसलिए पर्सा के सम्राट ने जर्मनी के राजमुकुट को ठुकरा दिया और पर्सा के सम्राट की अस्वीकृति से जर्मनी के देशभक्तों का जोश ठंडा पड़ गया और इस समय तक ऑस्ट्रिया भी अपनी आंतरिक क्रांति का दमन करने में सफल हो गया और पर्सा का अनुसरण करके अन्य जर्मन राज्यों ने 1849 ईस्वी का संविधान अस्वीकार कर दिया और अपनी सेनाएं भेज फ्रैंकफर्ट की सभा को भी भंग कर दिया। जिस प्रकार जर्मन देशभक्तों का यह प्रयास विफल हो गया और संपूर्ण जर्मनी में पुनः निरंकुश शासन की स्थापना हो गई। हेज, जो प्रमुख इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा है, ऑस्ट्रिया की शत्रुता ने ही इस क्रांतिकारी को विफल कर दिया और जर्मनी के देशभक्त यह अनुभव करने लगे कि जर्मन एकता का सबसे बड़ा शत्रु ऑस्ट्रिया ही है। अतः उसके बाद उन्होंने जब तक ऑस्ट्रिया पे कंट्रोल ना किया जाए तब तक सफल होना असंभव है, ऐसा सोच लिया। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। यदि किसी का कोई प्रश्न, कोई संशय इसके बारे में है तो उसे आप कमेंट में अवश्य लिखें। कृपया इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।